Hello everyone, welcome to Madam Sir IAS YouTube channel. In this video, I'm going to tell you how to solve the reading comprehension of CSET UPSC. CSET UPSC का एग्जाम जो कि 120 मिनट्स आई मीन 2 आवर्स का होता है और उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अराउंड 27 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो उनको कैसे आप लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पूरा 120 मिनट्स तो आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को नहीं दे सकते। यू हैव ओनली 30 मिनट्स और हार्डली 40 मिनट्स फॉर सॉल्विंग द रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को आप ये सोच के चले कि अगर मैं इसको ना करूं और क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को कर लेता हूं या कर लेती हूँ इन सी सेट तो मेरा सी सेट क्लियर हो जाएगा। दिस इज नॉट द ऑप्शन, बिकॉज सी सेट यूपीएससी का डे बाय डे टफ होता जा रहा है एंड रीडिंग क्वांट के एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस भी काफी टफ आते हैं। तो यहाँ पर इफ यू हैव द कमांड ऑन द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यू कैन इजीली सॉल्व द 27 क्वेश्चंस। ओके, सो 27 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए we have to maintain the accuracy and we have to solve them in time also. We have only 30 minutes, and you can see, if we consider the exam pressure and we have to fill the OMR sheet also, we can take maximum 40 minutes to solve this reading comprehension. तो मैंने क्या टेक्निक्स यूज करी जिससे मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज हुई, क्योंकि पहले मेरी भी एक्यूरेसी बहुत खराब थी। अगर मैं 27 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चंस करती भी थी, उसमें से हाफ क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग जाते थे। लेकिन फिर मैंने ऐसी क्या टेक्निक यूज करी जिससे मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप एंड तक इस वीडियो पर बने रहते हो तो आपको आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट मैंने कैसे बनाया है, तो मैंने प्रैक्टिस क्या किया है। सबसे पहले तो आपको पैसेज को रीड करने से पहले ना, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, पैसेज को रीड करने से पहले जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको रीड करिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, और क्वेश्चन में जो उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप उनको पहले रीड करिए। ठीक है, मेरा ये टेक्निक था। अगर आपको ये टेक्निक वर्क करता है तो आप ऐसे करिए, अदरवाइज आप पैसेज पहले पढ़ सकते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी प्रैक्टिस है। बट मैं क्या करती थी, मैं क्वेश्चन पहले रीड करती थी। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको मैं पहले रीड करती थी। उसके बाद उसमें जो स्टेटमेंट्स दिए हैं क्वेश्चंस के अंदर, वहां पर मैं उनको सिंप्लीफाई करती थी। कैसे? जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होंगे या बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट्स होंगे तो उनको मैं एलिमिनेट कर देती थी, बिकॉज दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट कांट बी आंसर। एंड सेकेंडली, जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, एक सॉल्यूशन बता रहे हैं किसी चीज का, जो प्रॉब्लम पैसेज में दी हुई है या जिस प्रॉब्लम के रिलेटेड बात की हुई है, चाहे वो फिलोसफी का पैसेज हो, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट का पैसेज हो। मेनली एनवायरनमेंट से रिलेटेड पैसेज बहुत आते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट का पैसेज हो या पॉलिटिकल पैसेज या सोशियोलॉजिकल पैसेज हो, अगर उसमें कोई सॉल्यूशन रिलेटेड आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है इन द क्वेश्चन तो मोस्टली वो करेक्ट जाता है। इसके अलावा अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसको पढ़ने के बाद यू फील कि दिस स्टेटमेंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिमीनिंग द कैपेसिटी ऑफ इंडिया फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो आप उसको इनकरेक्ट करेंगे। ठीक है, एक और चीज कि जो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो हमने जनरल स्टडीज में पढ़ी हैं या हमें करंट अफेयर से पता चला है कि ये ट्रेंड में है और ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है, उस चीज को आप कॉमन सेंस को यूज करेंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो पैसेज में डायरेक्टली दिया हुआ हो, बट इफ यू हैव ऑलरेडी रेड इन जनरल स्टडीज और समवेयर एल्स इन करंट अफेयर्स while preparing for this एग्जाम, तो आप उस कॉमन सेंस को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। यू हैव टू यूज दिस। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे एंड द डिमीनिंग स्टेटमेंट्स दैट आर क्वेश्चनिंग द कैपेसिटी ऑफ इंडिया फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, that kind of statement mostly wrong. And the third one is we have to use the common sense while solving the question. And also एक most important thing, we have to stick द कॉन्टेक्स्ट और टोन ऑफ द पैसेज। लेकिन वो तो तब आप स्टिक हो गए ना जब आप पैसेज पहले पढ़ोगे, आप क्वेश्चन पहले पढ़ रहे हो, तो हाउ वी कैन नो कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज।
तो आपके मोस्टली जो ऑप्शंस है वो एलिमिनेट हो जाएँगे, जो मैंने पहले टेक्निक बताई है उससे। अब आपके कुछ स्टेटमेंट ऐसे बचेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ, हो सकता है ये ठीक है, आप कन्फ्यूज़ हो गए उसमें। उन्हीं स्टेटमेंट को पता करने के लिए वी विल रीड द पैसेज, और पैसेज से वो आंसर करेक्ट निकल आएगा। तो देखो, मैंने ये जो अभी बताया है, अभी शायद आपको उतना ज़्यादा समझ नहीं आया होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सीसेट का जो 2024 का पेपर है, उस पर प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो आपको जल्दी समझ में आएगा, और इसको आप फिर प्रीवियस ईयर और पेपर जो एटलीस्ट 10 पेपर्स पर आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन यूपीएससी के पेपर्स पर ही करिए। तो आपको पता चलेगा कि हाउ दे आर गिविंग द क्वेश्चन, हाउ दे आर मेकिंग द स्टेटमेंट इन द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन पेपर। Just a second. Okay. This is the question paper of the CSET 2024, set A, and this is the passage 1. Okay. And the passage 1 is related to Food and Agriculture Organization. Okay, just listen to me carefully, you will get what I'm saying. Okay, so what I said, firstly I will read the question. The current method of the food distribution are solely responsible फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ द फूड। तो आप यहाँ पर इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, सोलिली रिस्पॉन्सिबल, कि सिर्फ और सिर्फ जो करंट मेथड है वही रिस्पॉन्सिबल है फूड के लॉस एंड वेस्टेज के लिए। तो ये क्या एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाती है कि क्या कोई और चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को आप क्या करोगे, क्रॉस। नेक्स्ट आते हैं, लैंड प्रोडक्टिविटी जो है वो एडवर्सली इफेक्टेड है बाय प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ द फूड लॉस एंड वेस्टेज। आप ये बताओ, ये स्टेटमेंट को अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, क्या उससे सॉल्व नहीं कर सकते? ऑब्वियस ही बात है, अगर लॉस होगा, वेस्टेज होगा फूड का, तो लैंड की प्रोडक्टिविटी तो एडवर्सली इफेक्ट होगी ही ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा फूड को उगाने की जरूरत पड़ेगी, फिर और ज्यादा लैंड की प्रोडक्टिविटी आपकी क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो ये स्टेटमेंट तो आप कॉमन सेंस से भी करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया और कॉमन सेंसेस को मैंने करेक्ट कर लिया। अभी मैंने पैसेज नहीं रीड किया है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ द फूड रिजल्ट इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। ये भी आप कॉमन सेंस से ठीक कर सकते हो। अगर आप लॉस एंड वेस्टेज जो है फूड का कम करते हो, ऑब्वियस ही बात है कि कार्बन फुटप्रिंट को भी आप कम कर सकते हो। ठीक है। देन द फोर्थ वन इज द पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज to prevent or reduce the loss and wastage of the food are not available. This is fact. कि ये फैक्ट अब सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो है ये अवेलेबल ही नहीं है, ऊपर से नेगेटिव स्टेटमेंट भी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट को ही चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट पैसेज में दी हुई है या नहीं दी हुई, क्योंकि हमने जनरली ये नहीं पढ़ा कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है या नहीं, और हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ इंडिया में नहीं होंगी तो बाहर हो सकती है। अब हम फटाफट से इस पैसेज को रीड करेंगे, लेकिन अब आप देखिए हमने फर्स्ट ऑप्शन को इनकरेक्ट किया है। तो जहां जहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है, आप अगर उसको भी एलिमिनेट कर दोगे तो आपका आंसर आ गया बी। ठीक है, आपको पैसेज रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड अगर हमारे पास टाइम है तो हम रीड करेंगे कि 1/3 ऑफ द फूड प्रोड्यूस फॉर द ह्यूमन कंजप्शन इज लॉस्ट और वेस्टेड ग्लोबली। फूड इज लॉस्ट वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन एंड फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजप्शन। अब इंक्रीजिंग जो वेस्टेज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये तीनों की वजह से क्या हो रहा है, वेस्टेज इंक्रीज होने के बाद लैंड डिग्रेडेशन, और मेनली जो ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, अनस्टेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी हो रहा है। एनर्जी जो स्पेंड होती है वेस्टेड फूड पे वो 3.5 बिलियन टन, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। अब इससे क्या होगा कि अदर गैसेस भी निकलती है जो कि एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होंगी। तो देखिए आपको पता चल गया कि ये वाला जो स्टेटमेंट था ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद लॉस एंड वेस्टेज जो है ऑल फॉर्म्स में हमको एड्रेस करने की जरूरत है, ऑल फॉर्म्स में, एंड क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी। अब आप मुझे बताइए कि डायरेक्ट पैसेज से कौन सा सेंटेंस उठाया गया, कुछ भी नहीं, आपके ये कॉमन सेंस से आराम से हो जाता। यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वर्ड सोलिली, जो सोलिली वर्ड लिखा है इस पर आपको गौर करना था, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड है, ये सोलिली वर्ड है, इस स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना रहा है। तो इस तरीके के वर्ड्स पर आपको फोकस करना है कि किस तरीके के वर्ड्स उसको स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना रहे हैं।
तो आपने देखा कि सिर्फ एक स्टेटमेंट को निकाल कर ही मेरा आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, आपको गारंटी देती हूँ कि समझ में आएगा कि कैसे पैसेज आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, द फूड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी रीइमेजिन एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज। कह रहा है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज्म है उसको दोबारा से रीइमेजिन करने की जरूरत है और एक इफेक्टिव बनाने की जरूरत है ताकि कम हो सके वेस्टेज। सोल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। और देखिए हमने यहाँ पे पढ़ भी लिया था कि थ्रू आउट द सप्लाई वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, सॉल्यूशन दे रहा है। उसके बाद कह रहा है कि एंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ द वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज अ सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन। कि सारे सिटीजन्स की सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, इसको इंश्योर करना। तो क्या आप बताओ मुझे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है या नहीं। इसमें बात कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, सिटीजन्स की। रिडक्शन ऑफ वेस्टेज को देखना क्या सिर्फ सिटीजन्स की है, गवर्नमेंट की भी तो हो सकती है, औरों की भी तो हो सकती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ओनली वन इज द आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैसेज पर आते हैं। नेक्स्ट पैसेज आप देखिए, दिस इज रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। अगर तो आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से जनरल स्टडीज में पढ़ा है तो आपका ये आराम से क्वेश्चन बिना पढ़े मैसेज को हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है वो जनरली मतलब ब्रिंग डाउन नहीं कर सकते इन्फ्लेशन को विदाउट बजटरी बैकिंग। देखिए दो चीजें होती हैं, अब यहाँ पे समझिए। एक सेंट्रल बैंक का काम होता है जो कि क्या निकालते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज, और एक गवर्नमेंट जो हमारी निकालती है फिस्कल पॉलिसीज, जो कि रिलेटेड टू टैक्स। आपने देखा होगा कि टैक्स बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, या बजट्स में भी चीजें बताई जाती है, तो वो क्या है, एक चीज फिस्कल पॉलिसी हो गई, ठीक है। और ये है मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की। अब सेंट्रल बैंक का काम क्या है, इन्फ्लेशन को कम रखना, ठीक है। इन्फ्लेशन का कितनी इन्फ्लेशन रखनी है हमारे, आपका 6 ± 2%, इतना हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट रहता है लगभग। तो क्या सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को ब्रिंग डाउन नहीं कर सकती बिना बजटरी बैकिंग के? ऑब्वियस ही बात है। देखिए सेंट्रल बैंक ने सपोज करो इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, बट अगर गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, स्पेंडिंग अपनी इंक्रीज कर दी, ठीक है। और कहाँ से इंक्रीज करी, बोरो करके, ठीक है। तो क्या स्पेंडिंग इंक्रीज करने से मार्केट में क्या आ गया, पैसे आ गए, रुपए आ गए, ठीक है। तब भी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो बिना बजटरी बैकिंग के सेंट्रल बैंक कर ही नहीं सकती। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर है, अगर आपने इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज में पढ़ा है ठीक से तो आपको ये बेसिक्स आ जाएगा। द इफेक्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिस्कल पॉलिसी। वही मैंने बोला कि गवर्नमेंट या बजटरी बैकिंग कह लो या फिस्कल पॉलिसीज कह लो, और सेंट्रल बैंक की क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये डिपेंड करती है गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसीज पर भी। ऑब्वियस ही बात है, तो यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमने कॉमन सेंस से किया, कॉमन सेंस इन द सेंस कि दैट वी हैव रेड इन जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर सोलिली, देखो ये वर्ड आ गया, क्या सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है हायर प्राइसेस के लिए? नहीं, ये वर्ड से हमने गलत कर दिया, वन ऑप्शन गया, ये दोनों ऑप्शन चले गए। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट कि मतलब अफेक्ट ही नहीं करते हायर प्राइसेस लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, प्लस ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है कि भाई अफेक्ट ही नहीं करते। अगर प्राइसेस हाई कर लिए तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका नीदर वन है नॉट टू आ गया। क्या हमें पैसेज रीड करने की जरूरत पड़ी? मैं उन लोगों से बात करूं जो इकोनॉमिक्स जिन्होंने ठीक से बेसिक्स पढ़ा है, क्या हमें पैसेज रीड करने की जरूरत पड़ रही है? यहाँ पे नहीं पड़ रही ना। तो ये दोनों क्वेश्चन इससे आराम से हो गए बिना पैसेज रीड किए। नेक्स्ट हम आते हैं, दिस इज द पैसेज। ओके, क्या कहना है कि करिकुलम जो है, अर्बन प्लानिंग का करिकुलम जो है वो डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। तो किसकी बात कर रहा है, करिकुलम की बात कर रहा है, ठीक है। इंडिया में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अंडर ब्यूरोक्रेसी है, जो कि लैक करता है फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है, अंडर ब्यूरोक्रेसी। अब उसके बाद कह रहा है कि इंडिया में मैनेजमेंट जो है अर्बन एरिया का वो लोकल अफेयर है और उनके पास इनसफिशिएंट फंड है। डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की और पॉवर्टी की, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी भी है अर्बन एरिया में, जिसकी वजह से प्लानिंग करना डिफिकल्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे चारों ही जो चीज़ें लग रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि शायद ठीक हो सकती हैं, लेकिन
हम यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं एक बारी कि पैसेज का जो टोन है, यहाँ पे हम टोन पता लगाएंगे पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है। क्या पैसेज लोकल अफेयर्स के बारे में बात कर रहा है, या पॉपुलेशन पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा है, या करिकुलम के बारे में, या फिर सिटी का एडमिशन अंडर ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है। तो फटाफट देख लेते हैं। टुडे वी कंसिडर सच एज द न्यूयॉर्क, लंडन, पेरिस एज मोस्ट ऑफ द आइकॉनिक सिटीज इन द वर्ल्ड, इट इज बिकॉज प्लान्स कैरिंग अ हैवी सिस्टम अप्रोच वर इम्पोज ऑन देयर प्रेसिंक्ट। द बैकबोन जो है सिस्टम की, जो भी पेरिस और लंदन में हो रहा है, उस सिस्टम की जो बैकबोन है वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल स्पेशल एंड कल्चरल डिजायर, जो भी सोशल स्पेशल कल्चरल डिजायरेबल्स है उनको मैथमेटिकल मॉडल में ये लोग ट्रांसलेट कर पा रहे हैं यूजिंग कंप्यूटिंग स्टेटिस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम वे फॉर्मुलेटिंग द सॉल्विंग प्रॉब्लम। अर्ली यूनिवर्सिटी जो थी वेस्ट की, उन्होंने ट्रेन करा प्रोफेशनल्स को प्लानिंग में, और उसके बाद spawned some of the most ingenious planners and who were expert in this domain. These are because various subjects are absorbed in planning curriculum that had the roots in the social science, geography, architecture. Basically ये जो पैसेज है ये कैरिकुलम की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे टोन पकड़नी थी कि बेसिकली पैसेज बात किस बारे में कर रहा है, करिकुलम के बारे में। उसके बाद आगे हम आते हैं यहाँ पे कि इंडिया को जरूरत है नए जनरेशन के अर्बन प्रोफेशनल्स की जिनको मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस की नॉलेज हो। ऑब्वियस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। इंडिया यूनिवर्सिटी जो है प्रेजेंट में हैव नो कैपेसिटी नेगेटिव स्टेटमेंट, और दूसरा कह रहा है कि नो कैपेसिटी और पोटेंशियल भी नहीं है टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग द सिस्टम अप्रोच। दूसरा, इंडिया को नेगेटिव वे में और यहाँ पे उसकी कैपेसिटी को डाउट किया जा रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट, मैं मानती हूँ कि अभी एट प्रेजेंट हो सकता है पोटेंशियल ना भी हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये स्टेटमेंट बहुत ही डिमीनिंग है और नेगेटिव है और कैपेसिटी को डाउट कर रहा है इंडिया के, तो दैट्स वाई इसको हम रॉन्ग करेंगे। और जो सोल्यूशन ओरिएंटेड जो है कि हाँ इंडिया को नए जनरेशन के अर्बन प्रोफेशनल्स की जरूरत है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, बट ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब आप समझो, ध्यान से समझो इसको, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। देखो कि कैसा स्टेटमेंट करेक्ट जा सकता है और कैसा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं जा सकता। जस्ट अ सेकेंड। ओके 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 ओके, देखिए आप ये दोनों स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए। पहले स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि इंडिया जो है नीड्स न्यू जनरेशन और अर्बन प्रोफेशनल विद नॉलेज रेलिवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात की हुई है और इंडिया को बताया गया कि जरूरत है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो टोन इसका, इस सेंटेंस का, कि इंडियन यूनिवर्सिटी जो है नो कैपेसिटी, कोई कैपेसिटी ही नहीं है उनके पास कि वो ट्रेनिंग दे सके सिस्टम अप्रोच वाली। तो ये जो यहाँ पे नो कैपेसिटी और पोटेंशियल की बात करी जा रही है इंडिया की, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है पहले तो। दूसरा, थोड़ा सा ये इंडिया को डिमीनिंग कर रहा है, तो ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए ओनली वन इज द आंसर। यू गॉट इट। नेक्स्ट आता है हम। ओके, यहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में बात हुई है कि कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज। मतलब इस तरीके का मार्केट प्लेस बनाया गया है व्यूज लाने के लिए। सोशल मीडिया इंश्योर करता है कि इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली मिले। सोशल मीडिया जो है वो नॉट आइडियल और मोरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, मेनली प्रॉफिट बनाने का प्रोडक्ट है। सोशल मीडिया जो है वो स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसीज को, एंड आज के वर्ल्ड में सोशल मीडिया क्या है, इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड। देखो इस तरीके के जो वर्ड्स है ना, इनएविटेबल, मोस्टली ये गलत ही जाता है। ये आप इसको तो रॉन्ग ही मानो, लेकिन फिर भी हम पैसेज इसको रीड करते हैं फटाफट से कि नॉट एवरी वॉइस, हर एक वॉइस को इंटरनेट पे सेम काइंड ऑफ ऑडियंस नहीं मिलती। एनोनिमस प्राइवेट एंटिटीज जिनके पास हाई कैपिटल है वो पे कर सकती है ज़्यादा स्पेस अपने ओपिनियन के लिए, इफेक्टिवली बाइंग द लाउडर वॉइसेस। अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन द डिजिटल स्फेयर इज अ मैटर ऑफ आउटशाइनिंग वंस ओपोनेंट टिल द इलेक्शन इज वॉन, एंड द क्वालिटी, ये क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर। तो यहाँ पे तो क्वालिटी सफर कर रही है, स्ट्रेंथन कहाँ से होगी डेमोक्रेसी। जो फोकस जो है सोशल मीडिया का, ये रहा देखो। अब यहाँ पे जो फोकस वर्ड है आप देखिए, द फोकस ऑफ द सोशल मीडिया इज रेस्ट्रिक्टेड टू द, कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो रहा है फोकस भाई, प्रमोशन करना है कंटेंट का जिससे ज़्यादा यूजर एंगेजमेंट आए, और रिगार्डलेस ऑफ हाउ इन्फ्लेमेटरी, इससे कोई मतलब नहीं है कि कैसा भी हो कंटेंट, कितना भी इन्फ्लेमेटरी कंटेंट हो, कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस प्रमोशन करना है। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया जो है इतना ज़्यादा मॉरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। देखो स्ट्रेंथन करने की तो बात ही नहीं आई, ये इन्फॉर्मेशन इंश्योर करवा रहा है ये नहीं, बात आ रही है इसकी मोरालिटी की, कि कैसा भी कंटेंट हो लेकिन तब भी सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए क्या कर रहा है, सोशल मीडिया का यूज करा जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली इसकी मोरालिटी वाला ही है, ये एथिक्स का ही पैसेज है, ठीक है।
अब नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे पैसेज पैसेज हम बाद में रीड करेंगे, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे फिर से। आप देखिए, इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन के लिए पेरेंट्स का ग्रेटर रोल होना चाहिए देन गवर्नमेंट। यहाँ पे पेरेंट्स का ग्रेटर रोल होना चाहिए देन गवर्नमेंट, ये बोल रहा है इसका। स्कूल का करिकुलम जो है आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए फॉर द एंटायर कंट्री। अब आप सोच के बताओ, हमारी एंटायर कंट्री के लिए क्या यूनिफॉर्म करिकुलम चल सकता है क्या? आप थोड़ा सोचिए, कैसे हो सकता है? हमारी कंट्री इतनी ज़्यादा वाइड कल्चर है, इतना ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और डिफरेंट ट्राइब्स है, सब कुछ डिफरेंट है। तो यूनिफॉर्म करिकुलम अगर क्या हो सकता है क्या हमारे एंटायर कंट्री में? तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही कर दो आप, कॉमन सेंस है। उसके बाद बात आ रही है पेरेंट्स का ग्रेटर होना चाहिए देन गवर्नमेंट। क्या ये पैसेज में बोला गया है? लेकिन उससे पहले हम सेकंड क्वेश्चन का भी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर हम उनको भी एक साथ देख लेंगे। देखो, कह रहा है टोटल इरेडिकेशन कर दो पॉवर्टी का, तो जो भी अंडर परफॉर्मेंस हो रही है स्कूल में वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? टोटल इरेडिकेशन पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मतलब पॉसिबल है भी, पता नहीं कब तक, किस एक्सटेंट तक। दूसरी बात, क्या गारंटी थोड़ी है? तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको नेगेटिव क्रॉस कर दिया। मॉनेटरी इंसेंटिव की बात कर रहे हैं कि मॉनेटरी इंसेंटिव दे दो पेरेंट्स को, टीचर को, तो एकेडमिक परफॉर्मेंसेस बढ़ जाएगी। मॉनेटरी चीजों की तो यहाँ फ्री बीज और मॉनेटरी इंसेंटिव्स की तो बात ही नहीं होती है, लेकिन तब भी हम स्टेटमेंट को चेक करेंगे। पब्लिक पॉलिसी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो इंश्योर करे कॉम्पिटेंसीज को एंड अचीवमेंट जो है यंग पीपल को, जो कि अलाइन कर सके उनकी एक्सपेक्टेशन को। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी एंड अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं। इंडिया जो है नॉट गोइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ द ज्योग्राफिक डिविडेंड, जब तक कि सम स्कूल पास आउट गो बैक टू, जब तक कि कुछ स्कूल के जो पास आउट है वो एग्रीकल्चर में नहीं जाते, तब तक कि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज नहीं ले सकते। ठीक है? आपको लगता है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, पहली बात तो, है ना? और जरूरी थोड़ी है कि पास आउट को एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा। तो ये भी स्टेटमेंट आप कॉमन सेंस से रॉन्ग कर सकते हो। अब हमारे पास बचे 2-3 स्टेटमेंट जिनको चेक करना है। 2 स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के एंड एक स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का, जिसको हमें चेक करना है कि पेरेंट्स का क्या ग्रेटर रोल होना चाहिए गवर्नमेंट से, और यहाँ पे मॉनेटरी इंसेंटिव की क्या बात हुई है, और क्या कॉम्पिटेंसी एंड अचीवमेंट्स को इंश्योर करने की बात हुई है। तो फटाफट देख लेते हैं। देखो, बाय द टाइम चिल्ड्रन जैसी 8th में पहुंचता है, बल्क ऑफ द जो रेंज है, जो एज होती है, वो 13 ईयर्स टू 15 ईयर्स होती है। पर हमारी कंट्री में क्या होता है कि क्वार्टर ऑफ द ऑल चिल्ड्रन क्लास 8th में स्ट्रगल करते हैं, जबकि रीडिंग में, सिंपल टेक्स्ट में, यहाँ तक कि बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कर नहीं पाते, लाइक डिवीजन। एवरी ईयर, हर साल क्या होता है, 25 मिलियन यंग बॉयज और गर्ल्स जो है एलिमेंट्री स्कूल से मूव करते हैं लाइफ में, और दैट लाइज फॉर देम बियॉन्ड कंपल्सरी स्कूलिंग। ठीक है? दे कैन नॉट एंटर द वर्कफोर्स, ये वर्कफोर्स में एंटर नहीं कर सकते, एटलीस्ट कम से कम ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी एंटर नहीं कर सकते अंटिल दे आर 18। तो अब देखिए, 13 टू 15 तक तो पढ़ लिए, उसके बाद आता उनको काफ़ी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको सिंपल टेक्स्ट नहीं आ रहा, ये सब नहीं आ रहा, और उसके बाद की एजुकेशन कंपलसरी नहीं है, और वर्कफोर्स में वो जा नहीं सकते क्योंकि वो 18 ईयर्स के नहीं। तो फॉर मैनी फैमिलीज के लिए चिल्ड्रन जो है फर्स्ट, कई सारी फैमिली है उनमें चिल्ड्रन पहला चिल्ड्रन है जो कि स्कूल में इतनी आगे तक गया, 8th तक। तो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आगे हाई स्कूल करे या फिर कॉलेज करे, क्योंकि अब वर्क के लिए तो 18 ईयर्स चाहिए ना, मिनिमम एज। तो हार्डली एनीवन वांट्स टू गो बैक टू द एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में तो नहीं जाएंगे। तो ऑन द अदर हैंड एबिलिटीज, और दूसरे हैंड पे देखें कि एबिलिटीज जो है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज अगर देखें, वो बहुत ज़्यादा लोअर है, जो कि क्लास 8th की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होनी चाहिए। जो क्लास 8th का करिकुलर एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से उनकी एकेडमिक कॉम्पिटेंसी कम है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्पिटेंसीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है? दूसरा, यहाँ कहीं भी बात नहीं हो रही कि पेरेंट्स का ग्रेटर रोल होना चाहिए गवर्नमेंट से, कहीं भी बात नहीं हो रही है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नीदर 1 नॉर 2 आएगा आंसर, दैट इज नीदर 1 एंड नॉर 2। ठीक है, आप समझ गए, यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। साइंस जो है मस्ट वैल्यू एंड कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट की, वैल्यू और कमिटमेंट की बात कर रहे हैं साइंटिस्ट के। साइंस जो है प्रोडक्ट है सिविलाइज्ड सोसाइटी का, और उसका प्रमोशन का, उसका यूज होना चाहिए साइंटिफिक अवेयरनेस के लिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल ही हुआ है साइंस की वजह से। और साइंस जो है मस्ट परस्यू द ट्रुथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर, ट्रुथ को परस्यू करे पर सोशल। यहाँ पे साइंस के बारे में बात हुई है, एक फिलोसफिकल है ये पैसेज। दूसरा ये पूछ रहा है टोन,
कि बेसिकली पैसेज में क्या पूछेगा, तो इस तरीके के पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। वी टेक इट, हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि साइंस जो है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट जब न्यूटन और गैलीलियो का आइडिया ये नहीं था, ठीक है, वो सोचते थे कि साइंस का काम है सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना, ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेल द ट्रुथ। तो आइडिया जो है साइंस का एज अ सोशल एंटरप्राइज ये मॉडर्न है, ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ शुरू हुआ। हम सरप्राइज करते हैं कि वी कैन नॉट ट्रेस नहीं कर सकते कि जो सोशल सेंस जो है फर्दर बैक, बिकॉज वी नर्स द इल्यूजन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंडेड द गोल्डन एज। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि परस्यू भी करे ट्रुथ, बट रिस्पॉन्सिबल हो सोशल वेलफेयर के लिए भी। तो यहाँ पे ये थिंकिंग है ऑथर की, ऑथर की थिंकिंग पूछ रहा है ना यहाँ पे, देखो ठीक है। अब नेक्स्ट, विदाउट साइंस कह रहा है कि साइंस के बिना जो है मैनकाइंड जो आज है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट, इट इज द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। तो अल्टीमेटली इस तरीके के वर्ड्स एक्सट्रीम बनाते हैं, तो आप सेकंड स्टेटमेंट को रॉन्ग करो। नेगेटिव भी, ये भी एक्सट्रीम बना रहा है कि साइंस के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता जैसा आज है। तो दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, एक्सट्रीम है, नीदर वन नॉट टू। यहाँ पे कह रहा है हॉरर ऑफ द मॉडर्न लाइफ आर इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस, इनएविटेबल। Negative statement, extreme statement, wrong. The aspect of the truth likely to be overlooked is that the science is what main had has made it. ये वाला स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। देखिए आप इनएविटेबल इस तरीके के वर्ड्स, अल्टीमेटली, और मतलब जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद आप देख लेते हैं फटाफट, द हिस्ट्री ऑफ द साइंस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है। इन दिस स्ट्राइकिंग एपिग्राम द 19th century writer links the science with the background. To list most epigraphs, its most lies in this emphasizing the contrast and aspect of the truth which may be easily overlooked. इस केस में आप कह सकते हैं कि जो मैनकाइंड और साइंस का रिलेशन है उसको ओवरलुक किया गया। यहीं से आंसर आप आ जाएगा, यस। Likely to be overlooked is that the science's main has made it. Okay, तो ऑप्शन नंबर 2 is correct. ओके फाइन, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि ट्रेवल, अगर आप अदर लोगों से मिलते हैं वाइल ट्रेवल तो आप क्या लर्न करते हैं, टू डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिटीज, नेशनलिटी, लोकल वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज, या फ्रेंड्स एंड फोर्स। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा पूरा। Only with a long experience and opening of his wares on a many beach where his language is not spoken, while the merchant came to know the worth of that he carries and what is parochial and what is universal in his choice. Such delicate goods as justice, love, honor and courtesy and indeed all things। ये कह रहा है सब जगह घूम लो, लैंग्वेज नहीं आती है, जो भी नहीं आता ठीक है चलेगा, लेकिन जो कुछ डेलिकेट गुड्स हैं जैसे कि जस्टिस, लव, ऑनर, courtesy and indeed all the things we care for are valid everywhere, but दे आर वेरियसली, लेकिन सब जगह इनको मोल्ड किया गया है, ठीक है, डिफरेंटली हैंडल किया गया, समटाइम्स नियरली अनरिकॉग्नाइजेबल। तो इफ यू मीट देम इन फॉरेन लैंड एंड द आर्ट ऑफ द लर्निंग फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज को आप लर्न करोगे एंड गेटेस्ट गेन ऑफ द ट्रेवल टू दोज हु विश टू लिव एट ईज एमंग देयर फेलोज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ वैल्यूज की बात हो रही है, उस पर टिक करेंगे आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रेवल लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन, टेबल हैज दोज हु विश टू लर्न द फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज। हाँ ये हमने पढ़ा था, तो 2 तो करेक्ट हो गई, तो ये ऑप्शन गया आपका, ठीक है। पर्सन लॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ रिजोल्व कर सकता है डिफरेंसेस अमंग अस द पीपल, ये तो बात ही नहीं हुई थी, ठीक है। तो थर्ड गलत एंड फर्स्ट सही, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मैं बताने की ये कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो, आप उन एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हटाते हो, नेगेटिव स्टेटमेंट्स को हटाते हो, तो आपको पता चल गया एलिमिनेट करना इजी होगा। फिर आप पैसेज को रीड, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ते हो फिर पैसेज को रीड करते हो, तो आपको पैसेज की टोन जल्दी समझ में आती है। अब आप देखिए मेरे को ज़्यादा इसमें टाइम नहीं हुआ और मैंने इतने क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आप भी इसमें आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। देखिए एक सेकेंड, मैं एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ इसमें इम्पोर्टेंट, जो इसमें और भी पैसेजेस हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए इस पे तो आपको आ जाएगा समझ में। देखिए जैसे इस तरीके के जो पैसेज है ना, ये पैसेज क्वेश्चन नंबर 51 आप करना खुद से। यहाँ पे ये भी टोन पूछ रहा है कि बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो जहाँ पर एक क्वेश्चन पैसेज छोटा सा और एक ही क्वेश्चन पूछा, तो बेसिकली वो पैसेज में क्या पूछा है वो ही पूछ रहा है, तो आपको पैसेज फटाफट से रीड कर सकते हो। दूसरा, जैसे आप देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन
आपको क्या करना है, जो पैसेजेस आपके ओके, सो अब यहाँ पे मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि जो पैसेजेस बहुत छोटे हैं, तो आप उनको इजीली पढ़ के आंसर क्वेश्चंस को फिर बाद में पढ़ के आप फटाफट से, क्योंकि उसमें पूछा ही क्या होगा, एक ही क्वेश्चन पूछा होगा जनरली, जो कि टोन पूछ रहा होगा क्वेश्चन की, कि इसमें थिंकर क्या कहना चाहता है, ये सब पूछ रहा होगा। जहाँ पैसेज आपके बड़े हैं और क्वेश्चन एक या दो दे रखे हैं कम से कम, और जो पैसेज एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सपोज करिए पैसेज आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं, पॉलिटी के आ रहे हैं, या आपका ये जो जनरल स्टडीज वाले आ रहे हैं, तो इनमें क्या है, आप कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। दूसरा, आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करिए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को क्या करिए आप, एलिमिनेट करिए। अब जो जो फिलोसफिकल वाले आपके पैसेजेस हैं, फिलोसफिकल पैसेज, इसमें आपको पैसेज की टोन पूछी जाएगी मोस्टली, एंड भी पूछेंगे कि ऑथर क्या थिंक कर रहा है, ऑथर्स की थिंकिंग पूछी जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको पैसेज एक बार ही गो थ्रू करना है। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर पर आ सकते हैं और जल्दी से जल्दी पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक दिन में तो नहीं आएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, और एक बार नहीं 2 बार प्रैक्टिस करना, और हमेशा टाइम लिमिट के अंदर ही प्रैक्टिस करना है। देन यू विल चेक योर एक्यूरेसी एंड यू विल बी मास्टर ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। आई होप दिस ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो, एंड अगर आपको कोई डाउट है या आप इस तरीके की और वीडियो चाहते हैं, यू कैन कमेंट, and if you like this video, you can press the like button. Thank you.